नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज भारतीय टीम के दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे खानपुर, युवाओं को सिखाए क्रिकेट के गुर, साथ ही लोगों से भी हुए रूबरू। बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा रथों का आज हर की पैड़ी पर पूजन, कल विजय संकल्प यात्रा को डंडा दिखाएंगे हरी झंडी। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल ने 2022 के चुनाव को लेकर बनाई रणनीति, सभी 70 विधानसभा सीटों में लड़ेंगे चुनाव। लक्सर क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर की हत्या। मसूरी में जीएसटी को लेकर अधिकारियों ने छोटे बड़े व्यापारियों के साथ की बैठक, कार चोरी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर से हंस फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड पुलिस को प्रदान किए गए 21 वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। हंस फाउंडेशन द्वारा ये वाहन उत्तराखंड पुलिस को हिल पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए दिए जा रहे हैं। हंस फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड पुलिस को 101 वाहन प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज के तकनीक युग में स्मार्ट पुलिस का होना आवश्यक है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोरोना काल में सराहनीय कार्य किया गया, लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि हंस फाउंडेशन द्वारा पुलिस व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जो सहयोग दिया जा रहा है, ये जन सेवा करने में काफी कारगर साबित होगा। आज वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के आमंत्रण पर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना खानपुर आए, जहां सुरेश रैना ने युवाओं को क्रिकेट के गुर सिखाए। आपको बता दें कि सुरेश रैना आज सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप कॉलेज ढंढेरा पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने ढंढेरा से लंढोरा तक रोड शो किया, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया और दल्लावाला बल्लीवाला ग्राउंड में भी लोगों से रूबरू हुए। कल राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर थे, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया, जिसके चलते कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली को सफल बताया है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा पर एक छोटी सी क्लिपिंग जारी करके कांग्रेस के मंच से सैनिकों के अपमान करने की बात करने पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विजय सम्मान रैली की सफलता को देखकर भाजपा बौखला गई है। चारों तरफ कांग्रेस की रैली और सफलता के चर्चे हो रहे हैं। इसी बीच भाजपा ने एक छोटी सी क्लिपिंग जारी करके तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रचार जारी कर दिया है। दसोनी ने इसी बात पर भाजपा पर तंज कसे हैं। कांग्रेस की कल विजय सम्मान रैली की अभूतपूर्व सफलता को देखकर भाजपा बौखला गई है, बेचैन हो गई है। चारों तरफ शहर में ही नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस की रैली की सफलता के चर्चे हैं। ऐसे में भाजपा को और तो कुछ सूझा नहीं। भाजपा ने एक छोटी सी क्लिपिंग जारी करके तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है और बकौल भाजपा कांग्रेस के मंच से सैनिकों के अपमान की बात कही जा रही है। तो मैं भाजपाइयों से कहना चाहती हूँ कि पहले तो आपका आभार, धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखा तो सही, भले ही मीन मेट निकालने के लिए या कमियां निकालने के लिए ही देखा हो, लेकिन आपने हमारा कार्यक्रम पूरा देखा। और वहीं दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि अपने आपसी सिर्फ उटव्वल के चलते, अपनी टूट फूट के चलते जिस तरह से कांग्रेस की रैली की सफलता से घबराई हुई भाजपा ने 24 दिसंबर को होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया, उससे साफ पता चलता है कि भाजपा की चूल्हे हिलाने का काम इस रैली ने कर दिया और कांग्रेस के प्रति जो दुष्प्रचार आप कर रहे हैं उसमें आप कतई सफल नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा कल हरिद्वार से रवाना होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के पंतदीप मैदान से यात्रा को रवाना करेंगे। ये यात्रा पूरे गढ़वाल मंडल में भ्रमण करते हुए उत्तरकाशी में समाप्त होगी। इसके अलावा 19 दिसंबर को बागेश्वर से कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। 18 तारीख को जो विजय संकल्प यात्रा हम गढ़वाल की प्रारंभ करेंगे, उसका प्रारंभ हरिद्वार से होगा। 17 तारीख को 3 बजे हम लोग रथ का पूजन करेंगे विधि विधान के साथ। पूजन करने के बाद 18 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और मैं हम यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होगा, समापन उत्तरकाशी में होगा। इसी प्रकार से दूसरी यात्रा 19 तारीख को भगवान बागनाथ के दर्शन करके बागेश्वर से शुरू होगी और उसका समापन खटीमा में होगा। इस यात्रा में एक पूरी भव्यता, दिव्यता, ये यात्रा के 4-5 प्रकार के कार्यक्रम रहने वाले हैं। वो सब हर विधानसभा में इसकी भव्य तैयारी और इस रूप में की गई है।
मैं समझता हूँ कि चुनाव की दृष्टि से ये हमारा चुनाव आचार संहिता से पहले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले दिल्ली में भी शिक्षा का स्तर ठीक नहीं था, मगर अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में उचित कदम उठाए। उन्होंने कहा कि यदि उत्तराखंड प्रदेश की जनता को भी यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य देखना है तो एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे, ताकि यहाँ भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाई जा सके। कार्यक्रम जनसभाएं हैं, लेकिन आज मैं उत्तराखंड के एक सरकारी स्कूल में गया। ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, इतनी बुरी हालत है कि कमरे तक नहीं है। खुले में टीन डाल के उसके नीचे एक कच्ची दीवार पर बोर्ड बना के, ब्लैक बोर्ड बना के बच्चों को पढ़ाया जाता है। 5-5 क्लासरूम इस तरह से खुले में चल रहे हैं। ये तो शर्मनाक स्थिति है। ये उत्तराखंड के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ साजिश है, जिसको कांग्रेस और बीजेपी मिलकर दोनों कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जिस तरह से दिल्ली में करके दिखाया है वैसे ही यहाँ भी करके दिखाएंगे। 5 साल में अगर यहाँ दिल्ली में हो सकता है तो 5 साल में उत्तराखंड के स्कूल भी चमक सकते हैं। तो इस पे करके दिखाएंगे। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की 4 गारंटियां जो उन्होंने दी हैं उत्तराखंड की जनता के बीच फिर से दोहराना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जुमला नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, कर्नल कोटियाल साहब की राजनीति, पूरा जीवन इस चीज के लिए है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इन चारों चीजों को वो करके दिखाएंगे। आपकी गारंटी के खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए हैं, उन्होंने रिट दायर की है। आपकी आप गारंटी कैसे दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमेशा जुमले फेंकते हैं। अगर हम कहते हैं भाई जुमला है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। अब इनको पता है कि केजरीवाल जी पे जनता भरोसा करती है, उत्तराखंड की जनता ने भरोसा किया है इस बार। अब देखिएगा, ये कोर्ट जाते रहेंगे, लोग वोट डालते रहेंगे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में गुरुवार को अभिभावक और अध्यापक परिषद की बैठक मुख्य परिसर के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, पढ़ाई में अभिभावकों का सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई। साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें पृथ्वी दत्त नथानी को अध्यक्ष और डॉक्टर दिवाकर बौद्ध को सचिव चुना गया। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल बनने के बाद पहली बार नैनीताल आगमन पर सैनिक स्कूल घोड़खाल में आए। उसके बाद सरोवर नगरी की ओर रुख किया। उन्होंने घोड़खाल सैनिक स्कूल में शक्ति सैनिक स्मारक का लोकार्पण करते हुए वीर सैनिकों को नमन करते हुए पुष्प चक्र और श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत रतनदीप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के सभागार में अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड एक सैनिक धाम के रूप में है। यहाँ के प्रत्येक परिवार से सेना में जाकर अपने देश के प्रति जो उल्लास देखा जाता है वह एक देश के लिए अच्छी पहल है। उधम सिंह नगर एसओजी और एटीडीएफ की संयुक्त कार्रवाई में टीम ने भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी 4 तस्कर फरार हैं। टीम ने 88 पैकेट में 87 किलोग्राम अवैध गांजे समेत पिकअप और मोबाइल फोन को बरामद किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 85 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजे के अलावा टीम ने तस्करों के अलावा रुद्रपुर के 4 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कराया है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उक्त सभी गांजे का कारोबार कर काफी संपत्ति बना चुके हैं। टीम द्वारा पकड़े गए दोनों आरोपियों समेत फरार 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। कल रात को बगवाड़ा क्षेत्र में हमारे एसओजी की टीम ने एक पिकअप को इंटरसेप्ट किया। उसके तलाशी ली गई। उसमें बहुत ही सुनियोजित तरीके से कुछ खांचे बनाए गए हैं और जब उसको तलाशी किया गया प्रॉपरली तो उसमें 86 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है लगभग 86 लाख रुपए आंकी गई है। इसमें 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, राजेंद्र मौर्य और पुष्पेंद्र कुमार। ये दोनों बरेली के रहने वाले हैं। इनके साथ साथ 4 और हैं। एक राकेश पेंटर है, राकेश पेंटर उर्फ राकेश साहनी, दूसरा रमेश साहनी, तीसरा मुकेश साहनी। ये तीनों भाई हैं, ये यहीं भुरा रायनी के रहने वाले हैं। इनके साथ एक जो ट्रांसपोर्टर है जो सुरेंद्र गिरी नाम का व्यक्ति है, खेड़ा का रहने वाला है। इसके पास 4 गाड़ियां हैं। तो ये जानकारी मिली कि 4 गाड़ियों का इस्तेमाल इसी प्रकार के गांजे को लाने ले जाने में प्रयोग करता था। तो उसको वो नाम प्रकाश में आया है, वो भागा हुआ है। ये 4 अभियुक्त भागे हुए हैं और ये जानकारी मिली है पूछताछ करने पर कि ये रमेश पेंटर जो इस पूरे गिरोह का सरगना है, ये सुकमा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ का जो नक्सलाइट प्रोन इलाका है वहाँ से ला करके यहाँ लोकल में ये बेचते थे गांजा को। पूरे टीम को मेरे द्वारा 2,500 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया गया है। मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से मासोनिक लॉन्च बस स्टैंड जाने वाले रास्ते पर
नगर पालिका द्वारा एंटीक बिजली के पोल लगाए जाने को लेकर डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। लोगों की माने तो पूर्व में लोहे के खंभों के माध्यम से सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बने थे, जिस कारण भी आए दिन जाम लगता था। लेकिन अब नगर पालिका प्रशासन एंटी पोल लगाए जाने को लेकर 1.5 फीट चौड़े डिवाइडर सड़क के बीचों बीच बनवाए जा रहे हैं, जिससे यातायात बाधित होने की पूरी संभावना है। वहीं सड़क के दोनों और दुकानों के व्यवसाय भी प्रभावित होने की आशंका है। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और स्थानीय दुकानदार दीपेंद्र घुंसोला का कहना है कि सड़क पहले ही काफी सक्रिय है। ऐसे में सड़क के बीचों बीच 1.5 फीट चौड़ा डिवाइडर बनाए जाना औचित्यहीन है। लोगों का कहना है कि पालिका प्रशासन बिना किसी के सलाह मशवरा के काम कर रहा है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उनके द्वारा जिलाधिकारी देहरादून से शिकायत की गई है और उनसे पूरे मामले में हस्तक्षेप कर डिवाइडर का काम तत्काल रुकवाने की मांग की गई है। तो यहाँ पे डिवाइडर पड़ रहा है, यहाँ पे इससे सबसे पहले यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा और लोगों को जो आने जाने में ये है कि पहले कस्टमर खुल के चलता था, लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा कि अब कस्टमर यहाँ पे चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल से ये रोड 10 फुट रह चुकी है। और रात को जब यहाँ पे बड़े बड़े पानी के टैंकर आते हैं तो जो साइड के लोगों के काउंटर हैं, दुकानदारों के या किसी की स्कूटर, ये यहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ये लगा लो ये मौत की घाटी बन गई है। अभी यहाँ पे ये लगा लो कि यहाँ पे ये मसूरी की एंट्रेंस है, सबसे ज़्यादा ये मसूरी का जितना भी माल आता है सब इसी रोड से आता है। तो ये लगाओ कि यहाँ पे जो पहले 6 इंची के डिवाइडर लगे थे फिर भी ट्रैफिक लगता था, लेकिन अब तो ये 1.5 फीट डिवाइडर जो लग गया इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। और ट्रैफिक इतना होगा कि स्थानीय जितने भी दुकानदार हैं वो सब परेशान रहेंगे और यहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा बढ़ गया है। क्या इसको लेकर पालिका अध्यक्ष से बात करी थी आप? हमारी पालिका अध्यक्ष से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इससे कम नहीं हो सकता क्योंकि इस पर खंभा है और ये खंभे गिरने का डर है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि इसका कोई और तरीका निकालो आप, ताकि ये है कि ट्रैफिक ना लगे और जो स्थानीय दुकानदार हैं उनको भी ये लगाओ कि बिजनेस उनका चौपटी हो गया बस। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको अभी भी टाइम है, अगर वो हमारी बात सुने तो इसको थोड़ा छोटा करा सकते हैं ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। थी जिस तरह से यहाँ पर रोड बहुत कम चौड़ी है और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका जो है कोई यदि ग्राहक आता है, यदि स्कूटी से आता है, यदि स्कूटी वो यहाँ पे नहीं रोक पाया और सीधा आगे चला गया तो निश्चित ही इनका व्यापार भी प्रभावित होगा। इसलिए अब तो काम लगभग कंप्लीशन की ओर है, लेकिन पूर्व में नगर पालिका को चाहिए था कि यहाँ के लोगों को की व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाते ताकि जो बिजली के पोल हैं वो भी लग सकते और लोगों का व्यवसाय भी इससे प्रभावित ना होता। बिल्कुल पर्यटकों को दिक्कत होगी और जो लोग जो पैदल भी चल रहे होंगे, यदि गाड़ियाँ पीछे से आएंगी तो उनका चोट होने का भी खतरा है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये सही प्लानिंग के साथ ये काम नहीं हुआ है, लेकिन अब जब हुआ है तो अध्यक्ष जी से मैंने बात की थी तो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि यदि कोई दिक्कत आएगी तो हम भविष्य में इसको तुड़वा देंगे। गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने अपने कार्यालय सभागार पौड़ी में विभिन्न मंडल स्तरीय कार्यदायी संस्थानों, विकास विभाग के मंडलीय अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वे कार्य जो पूर्ण होने वाले हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण दिसंबर महीने के अंत तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। आज मंडलीय स्तरीय अधिकारियों के साथ हमने विभिन्न विकास योजनाओं पर बैठक ली गई है। विभिन्न विभागों की जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसमें विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में या फिर पॉलिटेक्निक, ITI निर्माण की योजनाएं, महाविद्यालयों की योजनाएं, सिंचाई विभाग के जो झील आदि के कार्य हैं, PMGSY की रोडों की स्थिति है, इसी तरह PWD द्वारा जो मार्ग निर्माण किए जा रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत या अन्य योजनाओं के अंतर्गत पेयजल योजनाएं जो गतिमान है, तो इन सब पे विचार विमर्श हुआ है और जहां जहां अधिकारियों को कठिनाई आ रही है उसको दूर करते हुए उसमें गति लाने की आवश्यकता है। वो सबको बताया गया है कि इसमें निर्माण कार्यों में गति लाएं। जहां पे निविदा प्रक्रियाएं रुकी हैं उनको शीघ्र दिसंबर माह में पूरा कर लिया जाए और कार्य प्रारंभ कर लिए जाएं। और वन विभाग के साथ जहां कठिनाइयां आ रही हैं उनको समन्वय स्थापित करते हुए दूर किया जाए ताकि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या रुके हुए हैं उनमें गति लाई जा सके। लक्सर क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी दिन दहाड़े हत्या जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला खानपुर थाना क्षेत्र के बालाबाली गांव का है, जहां 40 वर्षीय ऋषिपाल की 2 बाइक पर सवार होकर आए पड़ोसी गांव के 4 युवकों ने दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब ऋषिपाल अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवाने कुड़ी भगवाकनपुर जा रहा था। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इस दौरान पीछे से आ रहे ऋषिपाल के भतीजे अमित ने वारदात को अंजाम देकर भाग रहे युवकों को पहचान
लिया। इस बीच परिवार के अन्य लोग और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर आ गई। खून से लथपथ ऋषिपाल को लक्सर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुई खूनी वारदात से जहां एक तरफ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, वहीं ग्रामीणों में भी दहशत फैल गई। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल में भी जमकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस बल के साथ पहुंचे सीओ BS चौहान के साथ भी ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक हुई। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि हत्यारों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले दिनों आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए थे, लेकिन पुलिस ने मामले को हल्के में लिया था, जिसका अंजाम आज निर्दोष व्यक्ति की हत्या के रूप में सामने आया है। सीओ ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि हत्यारों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पेपर देने जा रहा जी, मेरे तो आग थे तेल गिरवाने वैसे तो मैंने आग था जी, मुझे इनका पता नहीं था। इन्होंने ट्रैक्टर मेरे तो आग कड्डा जी ब्रेकर वो, मैं थोड़ा पीछे रुक गया जी, कप डिब्बा लेने लगा जी दुकान वो। तो जी दो मोटरसाइकिल थी जी, दो जने थे जी, एक आगे रुक गया, पीछे तो गोली चलाएगा जी, दोनों फरार हो गए जितना जी। एकदम तो भीड़ भाड़ लगी, मैं भी उतर कर आज मोटरसाइकिल पता हाँ जी, 2 जने भी जाने जी मुन्ना जी, एक सोनू प्रताप था जी, एक अरुण प्रताप, उनके बापू के नाम थे जी प्रताप। ऐसा हुआ जी, आज तो ये आ रहा था तेल डलवाने के लिए पंप पे पर, और इसने और कोई उन्होंने आठ का गोली मार दी इसको। बाकी पुलिस आरोप लगाया आपने? पुलिस पर आरोप तो हमारा यही है जी, उन्हें अरेस्ट आज तक नहीं करा। जब वो पहले भी 5-4 दिन पहले भी वो कट्टे में अरेस्ट हुआ एक उनमें से, एक वो उसके लड़के का नाम है प्रताप के, और वो आज तक फरार का फरार है। कुड़ी बदानपुर में है, बता रहे एक व्यक्ति को जो है, ऋषिपाल नाम के व्यक्ति को जो है 2 लड़के बाइक पे आए, उन्होंने गोली मार दी है। तो उस संबंध में जो है इनसे तहरीर ली जाएगी, घर वालों से जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई। टिहरी गढ़वाल के विकासखंड थौलधार विकासखंड मुख्यालय के समीप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों का गुस्सा राजकीय प्राथमिक विश्वविद्यालय के जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण न कराए जाने को लेकर है, और वह एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटी महरुकी में 2 अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटी महरुकी में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 50 छात्र छात्राओं पर सिर्फ एक शिक्षक है। उक्त गंभीर प्रकरण में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण 5 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों ने उपखंड शिक्षा अधिकारी ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर नारेबाजी की और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि विभाग द्वारा शीघ्र ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय कंडारगांव तल्ला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय थिरानी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रत्रों में शीघ्र ही विद्यालय भवन निर्माण के लिए स्वीकृत नहीं की जाती है, तो सभी जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय जनता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सहित जिलाधिकारी कार्यालय में भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वन प्रभाग के अंतर्गत पवलगढ़ वन विश्राम गृह और देचोरी वन रेंज परिसर की सीमा के अंतर्गत स्थित सूक्ष्म सिंचाई नहर के 100 मीटर खंड पर 5 किलोवाट क्षमता का सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे वन विश्राम गृह पवलगढ़ और रेंज परिसर देचोरी विद्युत आपूर्ति को लेकर आत्मनिर्भर हो गया है। ये प्रयास उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी तरह का एक अलग प्रयास है जो वन विभाग कर रहा है। राज्य को बड़े बड़े हाइड्रो पावर जो खतरा होने की संभावना है वह इस प्रोजेक्ट में नगण्य है। सिंचाई नहरें सदियों से चली आ रही है, उसी के ऊपर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट सफल हो जाता है तो गांव भी अपनी टरबाइन रखकर सिंचाई नहरों से बिजली उत्पन्न करवा सकेंगे। इससे पानी की कमी भी नहीं होती है। बता दें कि उत्तराखंड के वन जल संसाधन में अत्यधिक समृद्ध है, जो जल विद्युत उत्पादन का अक्षय स्रोत है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड वन विभाग बिजली के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। वर्तमान तक वन क्षेत्रों के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित वन चौकियों विश्राम गृह में सोलर सिस्टम के माध्यम से बिजली व्यवस्था और सोलर फेसिंग का सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। अब विकल्प के रूप में सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन संयंत्र के माध्यम से उन क्षेत्रों में जिनके निकट जलधारा छोटी नहरें स्थित है वहाँ बिजली उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, रामनगर वन प्रभाग की हमारी देचोरी रेंज में पवलगढ़ फॉरेस्ट हाउस है, जिसके सामने से एक हमारी जो है नहर बहती है। तो इसमें आजकल एक सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन करके एक छोटा पावर प्लांट लगाया जा सकता है, और यही हमारे द्वारा जो है देचोरी रेंज के फॉरेस्ट हाउस में लगाया गया है। ये 5 किलोवाट का इससे पावर जनरेशन होता है 24 आवर्स पर डे, और इसमें देखा जाता है कि जो नहर है उसमें पानी की जो वेग है वो क्या है। तो पवलगढ़ रेस्ट हाउस में हमारा 0.5 से 5 मीटर तक पर सेकेंड की रफ्तार से पानी का वेग है, जो कि पर्याप्त है इस सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन को विद्युत उत्पन्न करने के लिए।
और इसमें काफ़ी कम पानी में भी इससे बिजली बनाई जा सकती है। तो इसके लिए मिनिमम डेप्थ 20 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। तो इससे हम जो है अभी इसको फिलहाल हमने इसको प्रयोगात्मक तरीके से इसमें लगाया गया है और इससे हमारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और जो हमारा अंदेचोरी रेंज है इसमें पूरे कैंपस को बिजली इससे मुहैया होगी। इस पर 3 टरबाइन लगे हुए हैं हमारे। इस पर तीनों की कैपेसिटी जो है 5 किलोवाट है। तो 5 किलोवाट का होता है प्रति घंटा 5 यूनिट। तो अगर हम 24 घंटे इसका उत्पादन करते हैं तो 120 यूनिट पर डे के हिसाब से हम इसका उत्पादन कर पाएंगे, जो कि हमारे कैंपस और इसके लिए पर्याप्त है। मसूरी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स मद में राजस्व और जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने के लिए वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापार संगठनों से सामंजस्य बैठाना शुरू कर दिया है। जीएसटी के सहायक आयुक्त के पांडु राज्य कर विभाग और महेंद्र चंद्र जोशी राज्य कर अधिकारी के नेतृत्व में मसूरी में व्यापारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें उनके द्वारा लोगों को जीएसटी के नियमों में हुए संशोधन के साथ सभी को तय समय में जीएसटी जमा करने का आग्रह किया गया। व्यापारियों की जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि व्यापार संगठन के सहयोग से जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराया जाए। जीएसटी विभाग के यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं स्टेट टैक्स A.K. पांडे साहब और उनके साथ जो एसटीओ हैं महेश चंद्र साहब, इन्होंने एक पहल की है और व्यापार मंडल के कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने कहा है कि जो व्यापार मंडल यहाँ पे पहले इसी तरह से होटलियर्स के साथ भी एक बैठक हुई थी और आज जो है व्यापारी जो कि रिटेलर्स और होलसेलर दोनों के साथ यहाँ पर बैठक रखी गई है। विभाग का ये मानना है कि हम जो है जो जानकारी है वो जो है व्यापारी तक पहुँच सके, जो रिटर्न्स की डेट है किस तरह से फाइल करना है, या जो आईटीसी है एलिजिबल आईटीसी है, या जो आईटीसी आप ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इस चीज़ की जानकारी जो है व्यापारी तक पहुँचे, क्योंकि आने वाले समय पर ये सब कंप्यूटर बेस्ड और सिस्टम बेस्ड एनालिसिस है और स्क्रूटनियाँ होंगी। तो बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन जो है अधिकारी के पास नहीं है, लेकिन ये बेहतर है कि व्यापारी अपनी जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखें और सही रिटर्न फाइल करें, और कहीं पर भी उनको यदि कोई दिक्कत हो तो वो जो है अपना जो जीएसटी ऑफिस बालाहिसार पर वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि एक अननेसेसरली किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही जीएसटी विभाग चाहता है कि सबके साथ सामंजस्य बना के सबको इन्फॉर्म करके ताकि लोग सही तरीके से अपनी रिटर्न भरें। में हमने लोगों को GSTR 3B फाइलिंग, GSTR 1 फाइलिंग, ITC से रिलेटेड जो है कंप्रहेंसिवली इन्फॉर्म किया, जानकारी दी उन्हें, और उनको ये बताया गया कि आप लोग समयांतर्गत ITC से रिलेटेड सारे काम अच्छे से करें, मतलब अच्छा से अपना जो मतलब GSTR फाइल करें, और कहीं आप लोगों को कहीं कोई समस्या आती है तो आप प्लीज़ ऑफिस आइए। आपका ऑफिस में कोई मतलब डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो हम उसको एड्रेस करेंगे और आपके लोगों की हेल्प करेंगे। आगे की कार्य की योजना ये है कि जो हमारे अच्छे टैक्स पेयर्स हैं उनको लिए हम लोग हेल्पफुल रहेंगे। जो टैक्स पेयर्स इवेजन में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एंटी इवेजन एक्टिविटीज़ के तहत उनके खिलाफ एक्शन होगा डिपार्टमेंट के द्वारा। सर, कई अमेंडमेंट भी अब होने हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके से आप पूरी बैठक में अब बात की गई है तो जो नियम कानून है उससे थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं, तो क्या नहीं, नियम हमारे लोगों के लिए, कॉमन मैन के सहयोग के लिए बनाए जाते हैं। नियम में इसलिए संशोधन किए जाते हैं कि कई सारे नियम जीएसटी काउंसिल के अप्रूवल के आधार पर उसमें अपडेट करना होता है, चेंज करना होता है। तो अकॉर्डिंगली जो भी हो रहे हैं, मतलब चेंज किए जा रहे हैं, वो सारे चेंज अच्छे काम के लिए हैं। उससे कहीं किसी मतलब चेंज से किसी को समस्या नहीं आएगी। ये एक्शन मोड में हम लोग हमेशा से थे। एंटी इवेजन के लिए एक्शन मोड में डिपार्टमेंट हमेशा से कार्रवाई करता रहा है, अभी भी आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, और बाकी जो एज पर लॉ कार्रवाई होगी उसमें कहीं कोई समस्या नहीं, वो सब चलता रहेगा। जागरूकता अभियान लगातार जागरूकता अभियान चलता रहेगा। यूपीएससी की आईएएस परीक्षा में ऑल इंडिया में दूसरे स्थान पर रही दून की त्रिशला का श्री दरबार साहिब आने पर सम्मान किया गया। त्रिशला ने श्री दरबार साहिब और श्री झंडे साहिब में माथा टेका और श्री दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराज ने त्रिशला को श्री दरबार साहिब का स्मृति चिन्ह भेंट किया और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास विकासखंड मुंसियारी में हेलीपैड के समीप एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि कार नीचे दीवार से टकराकर वहीं पर पलट गई, जिसमें स्थानीय निवासी पिता पुत्र की जान बाल बाल बची। वहीं बताया जा रहा है कि और दिनों की तरह ही आज भी पुत्र अपने पिता को कार सिखाने के लिए मुंसियारी हेलीपैड ग्राउंड में लेकर गया था, जिसमें कार रपटने से अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर घटनास्थल पहुंची। स्थानीय लोग और पुलिस टीम ने एक दूसरे की मदद से घायलों को निकालकर प्राइवेट वाहन से मुंसियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं घायलों का प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ भेज दिया है। वहीं डॉक्टर पंडित टोलिया से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया दोनों घायल पिता पुत्र खतरे से बाहर है। गुम चोट होने से चोट का सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा है, जिससे दोनों को हायर सेंटर पिथौरागढ़ रेफर कर दिया गया है।
उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है और जनता को अपनी नीति से अवगत कराया जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी 2022 चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल भी अपने एजेंडा को लेकर जनता के पास जा रहा है। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की महिला प्रदेश अध्यक्ष परमीला रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश की जनता क्षेत्रीय पार्टी पर अपने विश्वास की मोहर लगाने जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बीजेपी ने बारी बारी प्रदेश को लूटने का काम किया, जबकि उत्तराखंड के निर्माण में उत्तराखंड क्रांति दल की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विकास क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जल, जंगल, जमीन के बारे में जानती है। देखिए 2022 में हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और मैं अभी अपना जो बता रही हूँ कि 25 साल के अंदर जो चीज़ मैंने नहीं देखी है वो मैं 2022 में देख रही हूँ कि बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहेगा। और निश्चित तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल ये राज्य बनाया है, यहाँ की मातृशक्ति ने, युवाओं ने, तमाम लोग सड़कों में उतरे, तो निश्चित तौर पर जनता इस बार हमको जरूर मौका देगी। देखिए जो आज मैं देख रही हूँ, मैंने आज देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून मैंने सड़कों में देखा है तमाम गाड़ी, आपको पता है, आप गाड़ियों में देखिए हिमाचल प्रदेश से लोग मंगाए गए हैं, दिल्ली से मंगाए गए, हरियाणा से मंगाए गए, कोई वो उत्तराखंड की जनता नहीं है, वो सारे बाहर से वो लोग खरीद की जनता को लेके आए। उत्तराखंड की जनता, मैं समझती हूँ कि इनके साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो ये आम पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, इनके साथ कतई नहीं बर्दाश्त करेगी, नहीं इनके साथ है आज की डेट में। बिल्कुल उत्तराखंड क्रांति दल ने ही राज्य बनाया है और उत्तराखंड क्रांति दल ही इस राज्य को संवारेगी। आज पार्टियां नहीं चाहती थी कि क्षेत्रीय पार्टी यहाँ मजबूत हो, ये नहीं चाहते थे बिल्कुल भी, और इन्हीं की वजह से हमारी पार्टी टूटी थी जब टूटी है। लेकिन आज पार्टी एकजुट है। हमारे माननीय काशी सिंह गिरी जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, माननीय दिवाकर भट्ट जी हमारे देवप्रयाग से बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देवप्रयाग की हमारी सीट निकलेगी। कोटराबाग ब्लॉक के अंतर्गत काश्तकार विकास समिति कोटराबाग गिनती गांव सभागार में इफ्को द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों में राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें किसानों की खेती में होने वाले फालतू खर्चों के बारे में बताया गया। किसान अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा यूरिया और केमिकल इस्तेमाल करके अपना ही नुकसान करता आ रहा है। यदि किसान अपने खेतों पर अपने घर के बने जैविक दवाइयों का इस्तेमाल करता है तो एक उसकी खेती अच्छी हो जाएगी, दूसरा उसका लागत भी कम होगा और उसको अपनी फसल का मूल्य भी अच्छा मिलेगा। कार्यक्रम में बताया गया कि किसान को मिलने वाली यूरिया 3000 रुपए एक कट्टे पर होता है। किसान को ये यूरिया सब्सिडी में 270 में मिलती है। यदि सरकारी सब्सिडी को बंद कर दे तो किसानों का क्या होगा, इसलिए आज से ही किसानों को इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए कि अपनी खेती को कम खर्चे पर लाए। आज काश्तकार विकास समिति के सभा कक्ष में जीरो बजटिंग और प्राकृतिक खेती पर जो लाइव प्रसारण भारत सरकार द्वारा करवाया गया था गुजरात से, तो काफ़ी उपयोगी हमारे किसानों के लिए रहेगा, ऐसा हम समझते हैं। और जिसमें अभी यहाँ पर किसान 50 से 55 के समथिंग किसानों ने इसमें प्रतिभाग किया और काफ़ी लोग प्रभावित हुए इस कार्यक्रम से, क्योंकि उन्होंने सीधा प्रसारण देखा जिसमें जीवामृत और ये सब बनाने का तकनीक भी बताया गया था और मृदा को सुरक्षित करने के तौर तरीके बताए गए थे। क्योंकि धीरे धीरे रासायनिक खादों ने एक तो हमारी खेती में जो है लागत बढ़ा दी है और साथ ही हमारी मिट्टी को भी रोगग्रस्त बना दिया। तो ये कार्यक्रम मैं सोचती हूँ कि इसका और भी प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि किसानों को की लागत भी घटे और हमारी मृदा भी सुरक्षित रहे। किसान सलाहकार समिति द्वारा आयोजित बैठक में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात से दिए गए जैविक सम्मेलन में किसानों को जैविक संबंधी बहुत जानकारियाँ दी गई, जिससे हमारे वैज्ञानिक और यहाँ की कोटराबाग की महिलाएं और किसान भाई बढ़ चढ़ कर इस प्रशिक्षण में भाग लिया। और इसमें जो लाइव प्रसारण जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों ने देखा, ताकि किसानों ने वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए सुझाव का अनुसरण किया और किसानों ने भी इसका स्वागत किया। ऐसे में किसानों की जहां जैविक खेती का बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उत्पादकता का भी लाभ मिलेगा और उत्पादकता बढ़ने से भी इसका मूल्य रासायनिक खाद्यों द्वारा उत्पादित बीजों और अन्य चीज़ों के जो उत्पादित वस्तुएं हैं उससे इसके कई गुना जो है आर्थिक रूप में। आज
कोटाबाग में, जनपद नैनीताल में ये ब्लॉक है कोटाबाग, गांव आता है गिनती गांव। वहाँ पे हमारे इफ़को द्वारा एक किसान सभा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था प्राकृतिक खेती जीरो बजट फार्मिंग पे। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 60 किसानों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने जीरो बजट फार्मिंग के कई गुण सीखे। इसी के साथ किसानों में उत्साह भी दिखा और कई किसानों ने नैनो यूरिया के बारे में सवाल जवाब किए, जिसका उत्तर हमने दिया अच्छी तरीके से, और किसान काफ़ी संतुष्ट लग रहे हैं नैनो यूरिया के प्रयोग से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के किसान ज़्यादातर आने वाले समय पे यूरिया का प्रयोग कम करके नैनो यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, इसके लाभ देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।